मॉस्को से आया एक पुराना दोस्त दिल्ली पहुंच चुका है। नाम है व्लादिमीर पुतिन। मुलाकात तो मैक्रों और शी की भी हुई है, लेकिन दुनिया पुतिन और मोदी को देख रही है। एक एक बात और एक एक डील पे नजर है, क्योंकि ये महज एक दौरा नहीं है, पुराने दोस्त की वापसी है जो नए चैप्टर खोलने के वादे के साथ आया है। सोवियत जमाने की यादें, गोरकी की किताबें और राज कपूर के गाने। रिश्ता दिल से दिल तक जाता है, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि आज का दौर है सैंक्शन का, बैलेंसिंग एक्ट का और व्यापारिक साझेदारियों का। क्या ये दोस्ती सिर्फ S-400 मिसाइलों, लड़ाकू जहाजों और पनडुब्बियों पर ही टिकी रहेगी, या मोदी पुतिन समिट से कुछ बड़ा निकलेगा? अमेरिका, यूरोप और चीन का दुविधा भरा सवाल कहां फिट होगा? आज बड़ी खबर में इन्हीं सब पर विस्तार से बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को 5 साल बाद जमानत कैसे मिली है? SIR प्रक्रिया और BLOs पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो राहत की कौन सी बात सामने आई है? बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर को महंगी पड़ी तो पड़ी, एक नई चीज हुई। TMC ने हुमायूं को भाजपा की पिच पर खेलने वाला बताया और हुमायूं ने भी पलटवार किया, TMC को RSS की पिच पर खेलने वाला बता दिया। पैराडॉक्सों के बीच हवा में कौन सा खतरा गहराया, वो भी जानेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली पहुंच गए। कभी KGB के गुमनाम एजेंट रहे पुतिन आज दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित चेहरे भी हैं। 2025 का उनका ये भारत दौरा कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी खासियत 2022 की फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ये पुतिन का पहला दौरा है। संदर्भ और मानी इसके आगे भी हैं। पहली बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन अक्टूबर 2000 में भारत के दौरे पर आए थे। तब भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस दौर में सोवियत संघ के ज़माने से चले आ रहे रक्षा समझौतों को विस्तार दिया गया और तब से पुतिन के आने जाने का सिलसिला लगा रहा। ये पुतिन का 10वां भारत का दौरा है। वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी। मेज़बान बदलते रहे, मेहमान वही रहा। इसी संबंध में इंडिया टुडे आज तक की गीता मोहन और अंजना ओम कश्यप ने एक सवाल भी पूछा। पुतिन बस मुस्कुराए। चीन में SCO समिट के दौरान गाड़ी में PM मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की क्या बात हुई, इसका भी जिक्र हुआ। गीता, एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं राष्ट्रपति जी आपको, और राष्ट्रपति पुतिन, इस तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में जा रहे हैं। अब ये फोटो खूब वायरल होता है, लोग वीडियो पे इसके खूब डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप चूंकि यहाँ बैठे हैं, आप ही बताइए, क्या ये पहले से आप लोगों ने तय किया हुआ था और क्या बात हुई गाड़ी में? हम दोनों के बीच सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई और इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की। हमारे पास हमेशा बातचीत करने को कुछ न कुछ ज़रूर होता है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रात 9 बजे, आज रात 9 बजे से देखा जा सकता है। आप ज़रूर देखें। कुछ और भी बातें आपको बता देते हैं। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ कुछ दस्तावेजों पर हुए हस्ताक्षरों का समुच्चय भर नहीं है। रिश्ता इतिहास के पन्नों में भी गहरा गुथा हुआ है, दिल से दिल तक जाता है। कैसे? भारत जब आज़ाद हुआ था तब देश चलाने वाले सोशलिस्ट नज़रिया रखते थे। ऐसे में कम्युनिस्ट सोवियत संघ से दोस्ती स्वाभाविक थी और यह दोस्ती सांस्कृतिक फ्रंट पर भी बनी। 1950 के दशक में राज कपूर की आवारा लेनिनग्राद के थिएटर्स में धूम मचा रही थी। आवारा हूँ जो गाना था, उसने तो सोवियत संघ में एंथम का रूप ले लिया था। राज कपूर जब मॉस्को पहुंचे थे तो उन्हें देखने के लिए लोग दीवानों की तरह उमड़ पड़े थे। आगे के बरसों में श्री 420, सीता और गीता और डिस्को डांसर जैसे भारतीय सिनेमाई प्रोजेक्ट्स सोवियत संघ में
खूब सफल हुए थे और दूसरी तरफ भारत में रूस का साहित्य खूब पॉपुलर हुआ। मैक्सिम गोर्की, दोस्तोयेवस्की, लेव टॉल्स्टॉय और चेखोव, ये सब इंडियन इंटेलेक्चुअल्स की शेल्फ में पहुंच चुके थे। दूर दराज के गांवों की लाइब्रेरीज में भी रूसी लिटरेचर जिस तरीके से पहुंचा वो केस स्टडी बना। दिल्ली से लेकर बंगाल और केरल तक इनके कामों का अनुवाद हो रहा था, नाटकों को रंगमंच पे उतारा जा रहा था, फिल्में बनाई जा रही थी। यानी कोल्ड वॉर के दौर में भारत और सोवियत संघ सिर्फ डिफेंस नहीं, एक सांस्कृतिक गोंद से भी जुड़े हुए थे। और अब बात इसी डिफेंस साझेदारी से आगे जाने पर आ गई है। भले ही पुतिन के पहले भारत दौरे के कुछ देजा वू अभी भी हैं। मसलन तब पोखरण परमाणु परीक्षण की वजह से पश्चिम ने भारत पे प्रतिबंध लगाए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो ही चुका था और दिसंबर 2000 में लाल किले पर आतंकी हमला भी हुआ था। उधर रूस भी अपनी सोवियत लीगेसी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और तब यानी साल 2000 में भारत और रूस के बीच हुआ था स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम का एक बड़ा समझौता जो अब तक चला आ रहा है। इस बीच जियोपॉलिटिक्स के जंगल में चीजें तेजी से बदली। यूक्रेन वॉर की वजह से रूस अलग थलग पड़ा हुआ है लेकिन हारा नहीं है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस की इकॉनमी को घेरा है, जिसकी प्रतिक्रिया में रूस और चाइना और भी करीब आ गए हैं। भारत ने भी बैलेंसिंग एक्ट के जरिए अपने हित साधने की कोशिश की है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और पूरा पश्चिमी यूरोप किसी भी तरह की छूट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में स्टेक्स पहले से भी ज्यादा शार्प हो गए हैं। आप फौरी तौर पर पुतिन के दौरे से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे तो सबसे ऊपर आपको डिफेंस डील्स ही नजर आएंगी। मसलन पुतिन के इस दौरे में सुखोई 57 और S-500 जैसे अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम पर बात आगे बढ़ सकती है। यूक्रेन में उलझे होने की वजह से रूस बाकी बचे 2 S-400 के सिस्टम भारत को नहीं दे पा रहा था। अब इस पर भी बात आगे बढ़ सकती है। रूस से भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिलने की डील भी फाइनल हो सकती है। भारत और रशिया के बीच करीब 17,000 करोड़ रुपए की अटैक सबमरीन डील भी लगभग फाइनल हो गई है। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली इस पनडुब्बी को भारत युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना को ट्रेनिंग देने और खुद का इस तरह से प्रोग्राम डेवलप करने में होगा। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा डिफेंस साझेदार है। भारत अभी भी 36% डिफेंस इक्विपमेंट्स रूस से मंगवाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सोवियत ज़माने के हथियारों को रिपेयर अपग्रेड करने के लिए सामान वहीं से मंगाना पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि बात अब इस डिफेंस साझेदारी से आगे जाने की हो रही है और इस दिशा में सबसे बड़ा पड़ाव है आर्थिकी का। दोनों देशों ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 9 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा हुआ है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसे कोरी कल्पना मानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भारत और रशिया के बीच कुल व्यापार का आंकड़ा है लगभग 6 लाख करोड़ और इसमें भी पेच है। पॉइंटर्स के जरिए समझ लेते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है। इसकी एक प्रमुख वजह घटी हुई कीमतों पर आया रूसी तेल भी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का रूसी तेल आया और भारत ने करीब 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात रूस को किया था। यानी आप साफ दे सकते हैं कि इस आर्थिक साझेदारी में भारत को भयंकर व्यापार घाटा हो रहा है। हालांकि रूस से आए सस्ते तेल की वजह से इसकी कीमतें नियंत्रित रखने में इसको मदद मिलती है, लेकिन आर्थिक पहलू पे भारत और रूस के बीच कुछ खास नहीं है। इससे कहीं बेहतर कंडीशन तो बांग्लादेश जैसे देशों के साथ है। बाकी रूस के तेल पर अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि भारत और रशिया को साझेदारी के नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। मसलन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन की माने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा कि यूक्रेन पीस डील का होना लगभग तय है। ऐसे में रूस के ऊपर से पश्चिमी प्रतिबंध हटेंगे, जिससे रूस की इकॉनमी को और बेहतर होने का मौका मिलेगा। भारत यूरोप और यूएस के साथ मिलकर इस नई पार्टनरशिप के मौके तलाश सकता है। एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और न्यू इंडस्ट्रीज को लेकर नई साझेदारियां भी बनकर सामने आ सकती हैं। इनसे इतर आर्कटिक में LNG प्रोजेक्ट्स, फर्टिलाइजर्स में रशियन कोऑपरेशन और रुपए और रूबल के बीच बेहतर कोलैब, डिजिटल पेमेंट, सिंक और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की साझेदारी, इसके अलावा स्पेस में सहयोग, ऐसे पहलुओं पर भी एक्सप्लोरेशन किया जाना चाहिए। यानी संभावनाओं का अपार विस्तार हो सकता है।
सी राजामोहन का यह भी मानना है कि पश्चिम के साथ रूस के बेहतर रिश्ते ही भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद हैं। पिछले कुछ महीनों में जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग की एक साथ तस्वीरें आई तो पश्चिम में उन्हें आशंका की भरी निगाहों के साथ देखा गया। ट्रंप की तरफ से धमकीनुमा बयानबाजी भी हो गई। रशियन ऑयल के नाम पर भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ तो लगाया ही गया, लेकिन जब बात व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी की आती है तो भारत अमेरिका और यूरोप को इग्नोर नहीं कर सकता और इसीलिए भारत ने रूस से ऑयल इंपोर्ट को कम करना शुरू कर दिया है। इग्नोर तो चीन को भी नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम कोशिशों और हंसती मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे से चीन के असली मंसूबे सामने आ ही जाते हैं। ऐसे में भारत के लिए बैलेंसिंग एक्ट अब कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और क्या है ये बैलेंसिंग एक्ट? पिछली 1/4 सदी में भारत ने तकनीक, डिफेंस और आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के साथ मजबूत संबंध बना लिए हैं और तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत इन हितों को पीछे नहीं छोड़ सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे रूस से अपनी दोस्ती जस की तस रखनी है। भारत के सामने चीन का खतरा भी है जो रशिया के और करीब आया है। ऐसे में इस मामले में रूस को अपने पाले में रखना और पश्चिम के सहयोग से चीन को स्ट्रेटेजिक चुनौती देना भी भारत के लिए जरूरी हो गया है। यानी डगर थोड़ी सी कठिन है। भारत एक ही नीति का समर्थन करता है कि शांति व्यवस्था कायम हो और उसके लिए जो भी पहल भारत कर सकता है वो करता है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को दोहराते रहे कि भारत शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हर पहल करने को तैयार है। आप दूसरी तरफ से देखेंगे कि बहुत कम ऐसे देश हों जो बहुमंचीय, जैसे बात करें क्वाड की, क्वाड जो है उसका सदस्य है भारत। दूसरी तरफ देखें तो ब्रिक्स का भी सदस्य है। तो एक तरफ बातचीत हमारी चीन और रूस के साथ चल रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ भी चल रही है। तो पश्चिमी यूरोपीय देश अमेरिका को भी यह बात पता है कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण साझेदार है। अगर चीन के प्रभुत्व को इंडो पैसिफिक में कम करना है तो भारत उनके लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार की भूमिका निभाता है। भारत को नजरअंदाज करना कह सकते हैं कि उनके लिए एक आपदा होगी। तो अगर जब हम टैरिफ को देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल किया है, तो सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी होगी कि ये टैरिफ नीति अमेरिका की केवल भारत के साथ नहीं है, ये कई अन्य देशों के साथ भी हुआ है। वहां तो कोई रूस का एंगल नहीं था। दूसरी बात अगर हम करें तो लगातार बातचीत जारी है। ये तो नेगोशिएशन होता है, चाहे ट्रेड डील्स हो या जियोपॉलिटिक्स में नेगोशिएशंस तो हिस्सा हैं। तो दबाव बनाने की राजनीति होती है, लेकिन अमेरिका को पता है कि चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए भारत के बिना यह संभव नहीं है। अब यह थी पूरी तस्वीर। चलते चलते एक जरूरी अपडेट। पुतिन के दौरे को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है, ये कि मोदी सरकार उन्हें फॉरेन डिग्नेटरीज से मिलने नहीं दे रही है, जबकि प्रोटोकॉल इसके उलट है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। इधर बीजेपी नेताओं ने राहुल के आरोपों का जवाब भी दिया है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन निश्चित तौर पर कहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम करें। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ऐसा क्यों करेगी? बहुत अच्छी बात है, आदरणीय व्लादिमीर पुतिन हमारे देश आ रहे हैं। मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन को स्वागत करना चाहिए और इस समय भी ऐसी नकारात्मक सोच को लेकर सबके समक्ष नहीं जाना चाहिए। और देखिए, सबके लिए हमारी सरकार के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है। पुतिन का दौरा 2 दिन का है, कुल 30 घंटे वो भारत में रुकेंगे। हमारी कवरेज जारी रहेगी। अब चलते हैं सुर्खियों पे।
पहली सुर्खी में कोर्ट राउंड अप। 5 साल जेल में गुजार चुके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत मिल गई है। 2018 में भीमिया कोरेगांव में हुई जातीय हिंसा के केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हनी बाबू पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के सदस्य होने और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। मामले की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA कर रही थी। उसने हाई कोर्ट में जमानत का विरोध किया था, लेकिन हनी बाबू के वकील ने ट्रायल में देरी का हवाला दिया, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 साल 7 महीने की हिरासत का हवाला देकर जमानत पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। दूसरा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से है। SIR प्रक्रिया और BLOs पर काम के दबाव को लेकर सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने कहा कि BLO पर ज्यादा बोझ हो तो स्टाफ बढ़ाए जाएं। चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि BLO पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं है। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया और बोले कि BLO को 40 फॉर्म हर दिन भरने पड़ रहे हैं। कई BLO सुबह स्कूल में पढ़ाने के बाद रात 3 बजे तक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। सभी दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त स्टाफ देने के निर्देश दिए। साथ ही जिन BLOs पर दबाव है उन्हें भी बदलने के लिए कहा। BLO की मौतों के लिए मुआवजे की मांग पर CJI ने कहा कि प्रभावित परिवार व्यक्तिगत आवेदन के जरिए राहत मांग सकते हैं। अगली सुर्खी, काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर जीम। ये कहने वाले कबीर कोई और थे। बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाएंगे कहने वाले हुमायूं कबीर कोई और। बाबरी हुमायूं को महंगी पड़ी। TMC विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि हुमायूं BJP के जरिए मामले को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम बोले कि हुमायूं को 3 बार वार्निंग दी गई, लेकिन फिर भी वही गलती कर रहे थे। वहीं पार्टी से निकाले जाने के बाद हुमायूं का बयान आया। 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने और 135 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जैसी बातें उन्होंने कही। साथ ही CM ममता बनर्जी पे RSS की मदद करने का भी आरोप लगाया। मेरा साथ 12-13 साल ऐसा क्यों किया? जो मेरा क्या जरूरत था? मेरे को लेने के बाद जरूरत क्या था? मेरे को मंत्री भी नहीं, उनको नहीं सवाल उठाया, नहीं डिमांड किया, तो मंत्री भी किया। बाद में मैं सेंट्रल बोर्ड का मेंबर भी किया, एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी एक जिला में किया। जो 4% वोट नहीं था TMC का मुर्शिदाबाद जिला में, मैं यहाँ के 24% करा दिया। ये मेरा गलत किया? तो मेरा साथ जो किया, आज मुख्यमंत्री आम जनता को पैसा लेके कोई जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, कोई हिंदू लोगों को दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहे, और कुछ मुसलमान के वक़्फ़ के पैसा में 3000 रुपया वो इमाम को भत्ता दे रहा है, और मर्जियन को 15,000, और टोटल दोनों मिलके 54 हो रहा है। और हर यार 1,10,000 रुपया करके पूजा करने के लिए दिया। ये तो RS कई काम कर रहा है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर सीट से विधायक हैं। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में लगे कुछ पोस्टर 28 नवंबर को चर्चा में आ गए। पोस्टर पर लिखा था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। हुमायूं कबीर को इसका आयोजन करता बताया गया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। और भी पॉलिटिकल प्रतिक्रिया आई इस मौके पे, वो भी सुनते हैं। तृणमूल कांग्रेस बहुत डर्टी गेम खेल रहे हैं कि एक तरफ वो मुसलमानों को मैसेज देते हैं, रेड रोड के नमाज पे मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं, और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद ना हो इसके लिए कोशिश करते हैं हिंदुओं को थोड़ा रुझाने के लिए। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने और उनके सरकार ने मंदिर के नाम पर कह के जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बना दिया, जबकि ममता बनर्जी मुंह से बोलते हैं मंदिर, लेकिन ऑन पेपर इट इज रिटन दैट इट इज ए जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, तो टेम्पल नहीं है। तो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार हिंदुओं को वोट उन्हें नहीं मिला। किसका अगर इलेक्शन आप ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो हिंदू है, हिंदू ममता बनर्जी के पक्ष में वोट नहीं किए थे। तो इसीलिए ममता बनर्जी ऐसे थोड़े स्टंटबाजी करके थोड़ा हिंदू वोट रुझाने का कोशिश कर रहे हैं।
अगली सुर्खी, अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो सावधान, फ्लाइट्स कैंसिल का नोटिफिकेशन कभी भी फ्लैश कर जाएगा आपके फ़ोन पे। एविएशन इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कभी जीपीएस स्पूफिंग तो कभी अचानक सैकड़ों फ्लाइट्स का कैंसिल हो जाना, सारी खबरें लगातार सुर्खियां बना रही हैं। लेटेस्ट अपडेट इंडिगो से है। 3 दिसंबर को इंडिगो की 300 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई। अकेले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 95 उड़ानें रद्द हो गई। असर देशी विदेशी सब तरह की फ्लाइट्स पे पड़ा है। एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट्स की बाट जो रहे लोग परेशान हैं। कई घंटों बाद उन्हें कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन मिल रहा है। उनकी पीड़ा सुनते हैं। इंडिगो से वो बता रहे कि 2 दिन से ग्लिचेस आ रहे हैं, जो एयरबस में जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, इस वजह से वो ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उनका कोई शेड्यूल चेंज हो गया है। बहुत ही देर से अब आप देख सकते हैं 2 दिन से जो लोग हैं ना, वो लोग सारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं कि इंडिगो काउंटर पे खड़े हैं, लेकिन इंडिगो इसके बारे में कोई कस्टमर के लिए कोई केयर नहीं कर रहा है। अभी देखो मेरा T2 पे मैं रीच हुआ था, मेरा लगेज आ चुका है। T1 पे मैं इधर लेने के लिए आया हूँ, तो टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 तक आना और इतना लगेज लेके खड़ा रहना, बच्चे बूढ़े लोग सब लाइन पे खड़े हैं, और इंडिगो इतना केयरलेस हो चुका है कि वो केयर ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है, अभी बेड बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग टिकट, बस अभी पता भी नहीं है बॉडी किधर, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ हम लोग अभी। इसके पीछे की वजह क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने एयरलाइंस में पायलट्स और क्रू मेंबर्स के वर्किंग आवर्स को लेकर नियम बनाए हैं। जुलाई में इसका पहला फेज आया था और नवंबर के महीने में इसका दूसरा फेज लागू हुआ है। सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाले इंडिगो पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। पूरे मसले का तिया पाचा समझने के लिए हमारा आज का खर्चा पानी का एपिसोड देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।